नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सुप्रीम फैसले पर सियासत। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन वक्फ कानून में किए गए 3 बड़े बदलाव पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्य के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा ना हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाली सरकारी मेंबर्स भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी से ही हो, यानी सरकार की तरफ से भी जो मेंबर्स नियुक्त किए जाते हैं वो भी मुस्लिम हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 20 में से अधिकतम 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 11 में से अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही रख सकते हैं। पहले इसमें अधिकतम सीमा तय नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल से मुसलमान होना चाहिए। कोर्ट ने नए कानून की उस धारा पर भी रोक लगा दी है जो सरकारी अधिकारी को वक्फ संपत्ति को सरकारी जमीन घोषित करने और राजस्व अभिलेख बदलने की ताकत देती थी। जिस धारा के तहत राज्य सरकार वक्फ बोर्ड को अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर रिकॉर्ड सुधारने का आदेश दे सकती थी, उस पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सियासी बहस शुरू हो गई है। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे मोदी की नीतियां मुसलमान विरोधी हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की साजिश और इरादों पर लगाम लगा दी है। इन सब के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वक्फ संशोधन कानून अब उतना ताकतवर नहीं रहा। तो क्या सरकार कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करेगी? और इस फैसले के बाद अब यूपी में वक्फ की चिन्हित की गई संपत्तियों का क्या होगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। अपने अंतरिम आदेश में जो फैसला दिया है वक्फ बोर्ड को लेकर के, अखिल भारत हिंदू महासभा इसका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से गरीब, परेशान, दबे हुए, कुचले हुए मुसलमानों के हक में ये फैसला है, ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय सरकार के मुंह पे तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे बिंदुओं को मानने से मना कर दिया। जैसे ये कह रहे थे कि ट्रिब्यूनल में गए बिना संपत्तियां वो हो जाएंगी, लोग कब्जा कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ट्रिब्यूनल फैसला करेगा, फिर संपत्तियों पे कब्जा कोई दूसरा कर सकता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गैर मुस्लिम सदस्य हैं वो राज्यों में 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और केंद्र में 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने और ऐसे प्रावधान जो विवादित थे उस पर रोक लगा दिया है। आज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर जो भी इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर आया है ये स्वागत योग्य है, सुकून देने वाला है, लेकिन मुकम्मल तौर से संतुष्ट करने वाला नहीं है। मुसलमान इस पूरे फैसले पर रोक चाहते थे। मुसलमानों का मानना है कि ये कानून जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है ये मुसलमानों के अधिकारों का, उनके हक का हनन है और उस पर अतिक्रमण है। न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसमें डीएम साहब के जो पावर थे उनको रोक दिया गया, उस पर स्टे लगा दिया गया है। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरिम जजमेंट दिया है उसमें हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और अभी फाइनल फैसला आना बाकी है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि फाइनल जजमेंट में कंप्लीट हम लोग को रिलीफ हासिल होगी। और आज के भी जजमेंट में जिन बातों पर स्टे लगाया गया है उसमें प्रोविजन सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुई और इस बात पर स्टे लगाया गया है कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त थी उस पर रोक लगाई गई है। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर 3 कानून परिवर्तन या उनके बदले जाने पर कोर्ट की जो रोक है उसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। ये माना जा रहा है कि इन 3 रोक को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है, यही इंपॉर्टेंट बातें थी, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन पर रोक लगा गया। अब उतना मजबूत जो
केंद्र का लाया हुआ वक्फ संशोधन विधेयक है, ये नहीं होगा, ये बिल नहीं होगा। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे संजय निषाद जी ने भी जो कहा है, अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसमें उन्होंने कहा कि इन लोगों का मानना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुस्लिमों के हित में नहीं सोचते, और भी कई प्रतिक्रियाएं आई। आइए समझने की हम कोशिश करते हैं क्या वाकई जिस तरह की सियासत हो रही है इससे कोई फर्क पड़ता भी है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी है उससे कितना जो फर्क है इस बिल में अब देखने को मिलेगा, या वाकई अब उतनी मजबूती नहीं दिखाई देगी। मिलियन मेहमान से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश होनी से। संतोष दुबे जी, दुबे साहब जुड़े हुए हैं भाजपा से हमारे साथ, बहुत स्वागत सर। जुबेर खान जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। मौलाना सरवर कासमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं आप राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के। शुरुआत में सरवर साहब आपसे ही करूंगी। कासमी साहब बताइए, जो ये 3 कानून जिनको बदलने से पहले रोक लगा दी गई है, कोर्ट की तरफ से स्टे दे दिया गया है, अगर ये बदलते तो क्या परिवर्तन आपको लग रहा था होता, या से आप जो मुस्लिम समुदाय सेफ नहीं समझ रहा था, लेकिन इस पर स्टे आ गया है तो ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम पक्ष की जीत है, इसे आप कैसे देखते हैं? जी सरवर साहब। कोर्ट ने जो आदेश दिया है और रोक लगाया है जिन 3 मामलों के ऊपर, तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। वैसे हम लोगों की तरफ से तो सबसे पहले यही गलत था कि वक्फ तरमीमी बिल लाना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसके पीछे सियासत हो रही है, लोग सियासत कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है और जो 3 चीजों के ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके ऊपर जो रोक लगाया है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं और सोचते हैं कि आगे इसका कोई ना कोई और निर्णय हम लोगों को मुकम्मल तरीके से मिलेगा। स्वागत करते हैं। मैं संतोष जी आपकी तरफ आ रही हूँ, क्या मानते हैं आप, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि ये मजबूत उतना बिल नहीं है, और यहाँ जो निषाद जी ने भी अपनी बात रखी है, ये माना जा रहा है कि ये उतना प्रभावी नहीं होगा वक्फ संशोधन बिल जो पहले आप लोगों ने डिजाइन किया था, जिसमें 3 पॉइंट्स पर रोक लगाई गई है, यही इसकी मूल जो मजबूती की बात कर रहे थे। जी कही संतोष जी। तो आपके एंकर का भी आवाज आ रही है सर आपको संतोष जी? नहीं, आवाज नहीं आ रही। पारुल जी रुकिए जुबेर जी, मैं आपका नाम लूंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। अभी संतोष जी से मेरा वर्जन हो जाए। संतोष जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली? संतोष जी ओके, चेक कीजिए जरा ऑडियो क्यों नहीं आ रहा है। ओके जुबेर जी, क्या लगता है आपको, जो जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, इससे आगे कोई नया राजनीतिक मोड़ हम देखेंगे, आप लोग लेंगे, या इसको लेकर जो मुस्लिम समुदाय की जीत या मुस्लिम पक्ष की जीत इसे कहा जा रहा है, उस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? कहिए। देखिए पारुल जी, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पूरी नहीं जो सरकार है, नहीं देंगे जरूर देंगे, लेकिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक आईना दिखाया है। जो देश में तुष्टीकरण मुसलमानों पे राजनीति चल रही है, एकाएक वक्फ बोर्ड पे जो मुसलमानों की हिफाजती सरकार बन रही है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी चीज, जो 3 रोक लगाए गए हैं, सबसे बड़ा हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कलेक्टर को रोक लगा दिया। डीएम खुल के रिपोर्ट नहीं लगा सकते, उनको नियुक्त नहीं कर सकते। सरकार ने इस ऐन वक्त पे जो प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, ऐसे ऐन वक्त पर सरकार का ऐसे मुद्दे पे लाना, खासकर मुसलमान मुद्दे पे, ये देश का दुर्भाग्य है। और मैं बधाई देना चाहता हूं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ऐन वक्त पे बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को एक इशारा दिखाया है कि ये देश अमन चैन और भाईचारा का प्रतीक है, हम आपस में मिलकर रहते हैं, और ऐन वक्त पे सही निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जो चाहिए वो नहीं है, खैर इसका भी हम स्वागत करते हैं। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं, लागू ही ना हो ये बिल? नहीं, लागू हो, लेकिन थोड़ा सा सुधार हुआ है, हम बधाई दे रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट। नहीं तो और क्या सुधार चाहते हैं आप? ये तो कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से, विपक्षी नेताओं की तरफ से, कि अब उतना मजबूती नहीं है उसमें, अब ये मुस्लिम पक्ष की जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, तो फिर अब और क्या चेंज करना चाहते हैं आप? जीत नहीं है, लेकिन हमें सहारा मिला है, हमें मलहम मिला है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे आस्था है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, कि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर हम मुसलमानों, देश के, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक सवेरा दिया है, एक सहारा दिया है, एक
किरण का जो तो प्रकाश थोड़े है समय तक के लिए भी मुसलमानों है जुबैर जी, क्योंकि स्टे दिया है, खत्म नहीं कर दिया इन तीनों पॉइंट्स को। को। हम समझ रहे हैं। हाँ उन्होंने सरकार को एक बताया है हाँ। कि अग्रिम तक जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये लागू रहेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, जिलाधिकारी को जो छूट दी गई थी, क्योंकि जो वोट का इलेक्शन हो रहा है आजकल, आप देख रही हैं माननीय अखिलेश जी जो हमारे पार्टी के नेता हैं, सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने डीएम को ही ठहरा रहे हैं। जिले के कलेक्टर ही वोटों की जो गड़बड़ियां हो रही है उनके माध्यम से हो रही है, इसलिए जिलाधिकारी जो भी सरकार रहेगी उनके अधीन काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया निर्णय किया कि जिलाधिकारियों से ये काम कंट्रोल कर लिया कि आपके अधीन नहीं रहेगा। और भारत सरकार में जो राज्य में जो होंगे 3 मेंबर होंगे और केंद्र में 4 होंगे, वो भी जब मुस्लिम नहीं रहेंगे तब उनको 3 और 4 करना है। ये मैं बधाई देना चाहता हूं। निश्चित सरकार को ये आईना दिखाया गया है। अच्छा, इन तमाम चीजों पर अगर स्टे लग गया है तो जो कई सारे ऐसे मामले सामने आए जिसमें जो वक्फ की प्रॉपर्टी उसका गलत इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर क्या कुछ बदलाव होंगे? ऐसा पता चल पाएगा कि वक्फ की जमीन को जिस लोगों ने कह दिया कि हाँ ये वक्फ की जमीन है तो होगा, इस तरह के मामले भी सामने आए थे, उसमें निष्पक्षता पारदर्शिता दिखेगी? देखिए, सरकार का काम है करना, सरकार करे। ऐसे जो गलत जमीन हो, चाहे जो वक्फ लोग किए हैं गलत किए हो, उन पे लगाम लगानी चाहिए। लेकिन जो तरीका था सरकार का, एकाएक इतना बड़ा बाउंडर बनाना, और निश्चित राहत मिली है दबे कुचले मुसलमानों को, जो देश में आजकल तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार, देश के मदरसों को सैलरी रोक दी गई है। मैं नहीं कहना चाहता है डिबेट में, आखिर मदरसों की क्या दिक्कत है? जांच हो गई, सरकार ने योजना बना दी, योजना बंद कर दी गई। जो 25 साल से देश के भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने चालू किया था, उस योजना को मोदी जी ने बंद कर दिया। दुर्भाग्य है कि मोदी जी भी कहे थे कि देश के मुसलमान के बच्चों को एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, उन्होंने थमा दिया है कटोरा। इससे आप समझ सकती हैं, हम भीख मांगने को मजबूर है प्रदेश के टीचर 25,000 लोग। तो मुसलमानों को तुष्टीकरण की राजनीति चल लौट रही हूँ, संतोष जी की तरफ जा रही हूँ। संतोष जी, जुबैर जी की बातों का तो आप जवाब दें ही, साथ में क्योंकि आप जो पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे क्या इस मसले पर, ये भी जो है जो लोग हैं सोच रहे हैं कि अब क्या सरकार इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी, या फिर ये भी पूछा जा रहा है कि जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी साजिश पर लगाम लगा दी कोर्ट ने, तो इस पर आपका क्या जवाब रहने वाला है? वक्फ बिल जो है पूरी तरीके से लोकसभा में पेश किया जी, और पूरे देश में इस पे चर्चा हुई थी, इसके लिए कमेटी बनी थी। कमेटी ने जो निर्णय दिया है वो सरकार के पास है, सरकार ने उसी के निर्णय को देखते हुए आगे के जो है रणनीति बनाई है। तो जो कोर्ट गए थे, कोर्ट से ठीक है, इनको अंतरिम राहत मिल गई पूरे दिन के लिए, तो राहत मिल जाना अच्छी बात है, तो ठीक है मिल गई, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार अपना काम करेगी। दूसरी चीज, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम से देश के अंदर जिन जमीनों को कब्जा किया गया माफियाओं द्वारा, वो माफिया जो जितने भी हैं, उन लोगों ने क्या किया, वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनों को कब्जा करना शुरू किया था। अभी ये कह रहे थे कि मदरसे की बात, तो मदरसे में जब गलत लोग जो है पाले जाएंगे, गलत तरीके से जो है उनको शिक्षा दी जाएगी, वहाँ मदरसे में पढ़ाने के बजाय आतंकवादी पैदा किए जाएंगे, तो जाहिर सी बात उस मदरसे को बंद करना होगा, उसको बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा। अभी आपने देखा देश में कितनी ऐसी घटनाएं हुई, कितने ऐसे जो है मदरसे निकल के आए। अभी बलरामपुर में झांगुर का नाम आप लोगों ने सुना, वो भी मदरसा चला रहा था। तो उन मदरसों में क्या होता है ये पूरे देश को पता है, पूरे देश के लोग जान गए हैं। तो जाहिर में इस टाइप के जो भी मदरसे हैं उसको सरकार बुलडोजर चलाने का काम करेगी, उसको नस्ता नाबूद करने का काम करेगी, और इस देश की सांस्कृतिक धरोहर से अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से जो धाराएं हैं उन पर रोक लगा दी गई है, और ये इम्पोर्टेंट मानी जा रही थी कि सदस्यों की, कितने सदस्यों की केंद्र में या राज्य में नियुक्ति आप कर सकते हैं जो गैर मुस्लिम हैं, और उसके अलावा जो कलेक्टर हैं उनके हाथ से कमान ले ली गई, उनके हाथ में पावर कम कर दी गई। फिर उसके बाद आ जाइए तो आप जो प्रॉपर्टी को लेकर कहा जा रहा था, ये सब चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट थी ना, जिसको लेकर खास तौर पर ये कहा जा रहा था कि वक्फ के जमीन बताकर किसी भी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था, और जो निर्णय लिए जा रहे थे उसमें कुछ ऐसे सदस्य जो गैर मुस्लिम हो। ये तो आपके पावरफुल पॉइंट्स थे, आप क्या करेंगे?
तो देखिए, जिन बातों को संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है या सरकार ने रखा है, उन सारी चीजों को पूर्ण रूप से एज इट इज पालन कराया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है हम उसका सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि जो है सुप्रीम पावर है, तो जाहिर सी बात हम सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन क्या है कि वक्फ के बारे में मैंने फिर कहा कि जिस तरीके से वक्फ के नाम से धोखाधड़ी होती थी, जमीनों को लूटा जाता था, लूटता क्यों था? अभी ये कह रहे थे कि गरीब मुसलमानों का हक सरकार मांग रही है। इन गरीब मुसलमानों के लिए ही वक्फ बोर्ड को जो है निर्माण किया जा रहा है कि पूर्ण रूप से उसमें जिससे गरीबों का हक न पड़े। जो गरीब मुसलमान है, वक्फ आखिर बनता किस लिए था, बना क्यों था? वो इसलिए बना था जो गरीब कुचले दलित मुसलमान है, जो गरीब टाइप के लोग हैं, जिनको जो है कोई सहारा ना हो, उनको वक्फ से सहारा दिया जाता था। लेकिन हकीकत क्या है, वक्फ भूमाफियाओं के हाथ में चला गया। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, वो वक्फ की जमीनों पे कब्जा करने लगे, जिसकी वजह से पूरी तरीके से वक्फ की जो जमीनें वो अपराधियों के हाथ में चली गई। बड़े बड़े इमारत बन गए, बड़े बड़े उसमें जो है दुकान बन गए, बड़े बड़े जो है महल बना दिए गए। और स्थिति क्या रही, जो हमारा गरीब मुसलमान रहा, आज भी वो सड़कों पे ठेला लगा रहा है, मूंगफली बेच रहा है, वो पंचर बना रहा है, उसकी स्थिति नहीं सुधर रही है। तो ये जो बात हम सरकार जो चाहती है कि कम से कम जो गरीब मुसलमान है वो भी, उसको भी छत मिले, उसको भी जो है अच्छी दुकानें मिले, काम करने की व्यवस्था हो। इसलिए वक्फ की जमीनों को पूर्ण रूप से व्यवसायिक कर दिया जाए, जिससे जो है हर मुसलमान को इसको लाभ मिला। ठीक है जुबैर जी, कहिए क्या कह रहे थे? पारुल जी, मैं संतोष जी से पूछना चाहता हूँ, क्या देश में बताइए कितने प्रदेश में मुस्लिम भूमाफिया है? कोई मुस्लिम भूमाफिया नहीं है। एक नाम बता दीजिए आप। संतोष जी, मुसलमान किस कंडीशन में जी रहा है अपने मेहनत और बदौलत, और सरकार हर समय। सुनिए ना, ये बातें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि जो दावे हुए ना गांव का गांव वक्फ बोर्ड का, राम मंदिर, ये अपना जहाँ महाकुंभ हो रहा वो जमीन वक्फ की, तो ये चीजें इसलिए भी तो आई थी ना। सर्वे होने दीजिए, सामने आ जाएगा। सर्वे होने दीजिए, हर चीज का सामना होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सर्वे होने दीजिए, सामने आएगा। और निश्चित सुप्रीम कोर्ट का इस समय का निर्णय देश में अमन चैन बहाली के लिए मजबूत कर रहा है, और सरकार को एक आईना दिखाया गया है कि देश में राजनीति तुष्टीकरण की नहीं चल सकती। हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि देश में अमन चैन बहाल रखेगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती। ऐन चुनाव, जब चुनाव होते हैं, ऐसे मुस्लिम तुष्टीकरण की जो बयानें आती हैं, जो मुद्दे आते हैं, चुनाव के समय निकाला जाता है। कई जमीनें हैं जो हिंदुओं की हैं और उस पर वक्फ ने दावा किया हुआ है, भले ही उसको लेकर विवाद हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसे किसकी जीत बताएंगे? देखिए, जीत कहाँ हो रही है इसमें किसकी? सुप्रीम कोर्ट दिया, मैं कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट तो अच्छा किया। एक आईना मिला मुझे बताने के लिए, एक आईना मिला। कम से कम कलेक्टर साहब को छुटकारा तो मिला। देश के जो भी चुनाव में गड़बड़ियां हो रही हैं, वोट गड़बड़ी हो रही है, डीएम साहब लोग कर रहे हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कह रहे हैं कि एक जिलाधिकारी पे कार्रवाई करिए, तुरंत सीधा हो जाएगा। इसलिए डीएम साहब लोग को रोका गया है। ये बड़ा ही अच्छी चीज है, इसमें अच्छा नियम लगाया गया है। कमाल है जुबैर जी, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये अभी बीजेपी के जमाने में नहीं आई है। ये ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना, ये सरकारें भले ही बदलती हैं, ब्यूरोक्रेसी नहीं बदलती है। तो वही चेहरे हैं, वही नाम है जो आपके जाने के बाद भी यहीं जमे गड़े हुए हैं। पारुल जी, इतना नहीं था। अगर ये इतने बेईमान थे तो आपके जमाने में कैसे ईमानदार रहे होंगे भला? नहीं, इतना नहीं था। सरकारें इतना नहीं था, मतलब था, चलाते थे, लेकिन चाबुक के डर के चलाया जा रहा सरकार को। कह तो दिए हैं आप कि इतना नहीं था, कुछ तो होगा ही। अब मुंह से कहकर थोड़े ना आप गलत साबित हो जाएंगे। ठीक है, समझ सकती हूँ मैं। वही मैंने कहा, ब्यूरोक्रेसी, ये लोग वही हैं जो आपके जमाने में भी थे और अब भी हैं। और अगर ये आप बेईमान हैं तो पहले कैसे ईमानदार रहे होंगे, इस पर भी सवाल उठता है ना। फिर तो बीजेपी जो कहती है उन दावों में दम है। या आप ही के हिसाब से चल रहा था राज्य, परिवार ही चला रहा था राज्य। हमारे नेता श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि जो वोट में गड़बड़ियां हो रही हैं, वो जिलाधिकारी महोदय लोग को सरकार कड़ाई करे, चुनाव आयोग कड़ाई करे, उन पे नियम लगाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जमाने में आपकी सरकारों में अपनापन, और अब ये गैर हो गए आपके। गलत हो रहा है तो कहेंगे ना गलत हो रहा है। पारुल जी, बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट कम से कम देश को आईना दिखाया।
देश को सरकार आईना की मंशा दिखाया पालन है। किया। मौलाना साहब, क्या वाकई देश को आईना दिखाया गया? ईमानदारी से बताइए, मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर जो वक्फ के दावे हैं उनको लेकर वाकई चौंकाने जैसे मामले हैं। जैसे गांव का गांव वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया, महाकुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। ऐसे कई सारे मामला हैं जिसको लेकर विवाद है, और इस मामले में आप जब वक्फ के अंदर मामला आ जाता तो किसी जगह पर आप कंप्लेन भी नहीं करने जा सकते। सिद्ध नहीं हुआ अभी, आप दावे कहीं किए गए कहीं सरकार अरे का बहुत है। सारे मामले जुबेर जी, एग्जाम्पल निकालूंगी ना तो रजिस्टर भर दूंगी, तो उसको छोड़िए आप। अरे जी मौलाना सरकार सरवर कह साहब, सकती है। रजिस्टर भर दूंगी अगर एग्जाम्पल निकालने बैठूंगी तो। अरे छोड़िए, ऐसा नहीं बहुत सारे विवाद हैं, ऐसा छोड़िए। नहीं। सरवर साहब, आपका क्या कहना है इस ऐसा पर? नहीं। चलिए, देखिए, जो विवाद है उसका हल तो कोर्ट जैसा होगा वो तो निकालेगी, लेकिन वक्फ बोर्ड गलत दावा नहीं करता है। हाँ जी, अगर उसके पास कागजात हैं या उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उसी के आधार के ऊपर वक्फ बोर्ड दावा करता है। और बहुत सी वक्फ बोर्ड पे गैर मुस्लिम समाज की तरफ से दावे हो रहे हैं। तो ये लड़ाई जो आपस में जारी है, इसका क्या निर्णय होना चाहिए? देश के हित में हो रहा है या कानून के दायरे में हो रहा है या लाकानूनियत चल रही है? इसमें क्या हो रहा है पूरे देश के लोगों को मालूम है। अब उसको हम उछालना नहीं चाह रहे हैं। नहीं उछालिए ना, क्या हो रहा है? अगर अन्याय है, गलत है, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आवाज उठाइए। बहुत सी जगहों पे अन्याय हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ऐसा नहीं है, बहुत सी जगहों पे हो रहा है। बताइए ना सरवर साहब, बताइए। आपको तो आवाज उठानी ही चाहिए। आवाज कहाँ, किस मामले में? आप कोई घटना का जिक्र कीजिए। संतोष जी बैठे हुए हैं, अभी पूछ लूंगी। हाँ, जैसे आप संभल की जामा मस्जिद है, आप आइए मथुरा और काशी, हर एक के ऊपर जैसे एक कानून बन गया कि सन 1947 से पहले जो जिस स्थिति में है वैसे रहेगा। अब उसका उल्लंघन हो रहा है। उस पर भी इसी कोर्ट ने फैसला दिया है। उस पर भी इन्हीं माननीय जज न्यायाधीशों की निर्णय है कि उस पर सुनवाई योग्य माना गया उस मामले को। मतलब ये है कि सारी चीजें जो सियासत चल रही है कि मोहब्बत की राजनीति नहीं चल रही है। ये पॉइंट है आपका। हम जिस देश में रहते हैं हम सब भाईचारे के साथ रहना पसंद करते हैं। वहाँ ये कौन सा ये कौन सा रंग है जो घोलने की साजिश कौन कर रहा है? इसलिए मैं कह रही हूँ कि समुदाय विशेष की राजनीति जो उत्तर प्रदेश में हो रही है ना सरवर साहब, उसके खिलाफ भी आवाज उठाइए। क्यों कोई पार्टी किसी भी जाति के साथ खड़ी? आप सबके लिए होना चाहिए। सबके लिए आवाज तो उठाई जा रही है, आप लोग सब लोग जानते हैं, उसको छुपाया नहीं जाता। साफ साफ जानते हैं कि कौन। नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं। मैंने इसलिए कहा कि जो जाति वाली राजनीति कर रहे हैं ना, उन्हें आप आईना दिखा दीजिए। आप हम सबसे उम्र में बड़े बैठे हुए हैं, आप आईना दिखा दीजिए। जो जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तुष्टीकरण का हो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या चल रहा है ये आपसे बेहतर कौन समझ रहा है मौलाना साहब? आप तो इतने सीनियर हैं। संतोष जी, वाइंड अप करूंगी आपके कमेंट के साथ, कहिए। तो ये पारुल जी, सबसे बड़ी चीज है कि आज भी मौलाना लोग ठगे जा रहे हैं, और जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ ठगने का इनका पूरा प्लान बन चुका है। ये मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये सिर्फ जो है पीडीए के नाम पे अखिलेश यादव इनको फिर ठगने जा रहे हैं, और इनको ठग रहे हैं शुरू से, आज से नहीं, शुरू से ठगे जा रहे हैं, और जिसके कारण गरीबी, लाचारी, भुखमरी के शिकार हैं। इसी कारण जो है ये अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि इनको रोजगार नहीं मिलता, इनकी व्यवस्था नहीं मिलती। और अखिलेश यादव को भली बात पता है कि अगर ये शिक्षित हो जाएंगे, इनको रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी, इनको सही शासन मिल जाएगा, सही लोग इनको सही दिशा में ले जाएंगे, तो ये पीडीए नहीं चल पाएगा। इसीलिए वो पीडीए बना के इनको ठगने का काम कर रहे हैं। और अगर इन लोगों से मेरी फिर एक बार गुजारिश है कि ये लोग पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त करें और इस उत्तर प्रदेश और इस देश में अमन चैन के साथ रहें, तो इनका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून की धाराओं पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है, और राज्यों को कहा गया, सरकारों को कहा गया, माफ कीजिए, कि इस पर जो स्टेट्स हैं वो भी इस पर सही तरीके से कोई ऐसा नियम दे जिस पर कोर्ट को आपत्ति ना हो।
जिसके बाद फिलहाल तो इस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन ये जो 3 बिंदु हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर लगातार अब देश में चर्चा हो रही है। इसको लेकर जो लेकिन इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि मोदी विरोधी कहा गया, ऐसे ये भी कहा गया मोदी विरोधी कोर्ट ने फैसला दिया है, ये कहा गया सपा की तरफ से। वहीं आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं उनको सुनिए तो साजिश पर लगाम लगा दी कोर्ट ने। किस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं? ये कोर्ट का फैसला है जो सर्वमान्य है, सभी को स्वीकार करना होगा। इस पर को खात्मा नहीं किया है कोर्ट ने, इस पर स्टे लगाया है और इस पर नए तरीके से नियम बनाने के लिए कहा गया है। लेकिन इस पर बल्ले बल्ले किसकी हो रही है? बल्ले बल्ले उन लोगों की हो रही है जिन्हें लगता है कि उन्होंने सारी चीजों पे विजय हासिल कर ली। नहीं, अगर अभी भी आप कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं, आप किसी की जमीन कब्जाने के सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कुछ गलत कर जाएंगे, जो वक्फ में जो मासूमों के लिए पैसा आता है, उनके देखरेख के लिए आता है, उनकी केयर के लिए आता है, वहां आप कोई गड़बड़ी कर रहे हैं तो बचेंगे नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अभी भी सलामत है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।